द्वारा मिली सौगात, आज उसी पर करते हैं बात। आज़ाद भाई के साथ। जय भीम साथियों। बाबा साहब ने इस देश को जो आइडियोलॉजी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के लिए, इसके बाद संगठित होने के लिए और इसके बाद संघर्ष की बात आती। तो शिक्षित होना कैसे है? एक तो एकेडमिक शिक्षा है और दूसरी सोशल शिक्षा। एकेडमिक शिक्षा पाकर आप रोजी रोज़गार तो पा सकते हैं, लेकिन वो रोजी रोज़गार आपके भविष्य में सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको सोशल शिक्षा की भी ज़रूरत है, जो भारत में जैसी व्यवस्था 1947 के पहले थी और संविधान आने के बाद भी एन केन कहीं न कहीं वो चीज़ आज भी दिखाई देती है। तो बाबा साहब ने संगठन के बारे में कहा था कि लोग अपने संगठनों का निर्माण करें और संगठन के माध्यम से अपनी बात को रखें। उसी आधार को लेके जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस पर गहन मंथन समाज के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि आखिर बाबा साहब ने इस बात को क्यों कहा। और ये मंथन करते करते सन 56 के बाद 64 तक आया और इसके बाद मानवर कांसीराम जैसे समाज के बुद्धिजीवियों का उदय हुआ और उन्होंने एक संगठन का निर्माण बनाने की सोची। संगठन के निर्माण के पहले उस संगठन की प्रक्रिया को समाज में लेकर गए और समाज को जागृत करने का काम किया। और जब ऐसा लगा कि नहीं, अब संगठन की ज़रूरत है, तब उन्होंने 1978 में एक बाम सेफ नाम का संगठन का सृजन किया। इस बाम सेफ का मीनिंग, बाम सेफ मतलब बी फॉर बैकवर्ड, ए फॉर एंड यानी कुछ और, माइनॉरिटी, कम्युनिटी, एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये बाम सेफ का पूरा नाम है। बैकवर्ड का मीनिंग, 3 तरह के भारतीय समाज में जो वंचित समाज है उसमें 3 तरीके के बैकवर्डनेस है। एक को एससी कहा गया, वो एससी जो सामाजिक पिछड़े हैं, शैक्षणिक पिछड़े हैं, साथ ही साथ उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, उन्हें एससी की श्रेणी में रखा गया। और जिनके साथ सामाजिक पिछड़ापन है और शैक्षणिक पिछड़ापन है एवं छुआछूत के व्यवहार के साथ साथ जिन्हें गांव में नहीं रहने दिया गया, उसे एसटी कहा गया। इसके आगे का जो पिछड़ापन जो नज़र आता है वो बाबा साहब ने संविधान में ओबीसी का नाम दिया है। उसके साथ सामाजिक पिछड़ापन भी है और शैक्षणिक पिछड़ापन भी है, लेकिन इन दोनों एससी और एसटी की अपेक्षा उसके साथ उतना छुआछूत का व्यवहार नहीं होता जितना एससी और एसटी के साथ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक एम्प्लॉइज़ों का संगठन बना और ये संगठन का काम अपने 3 बाम सेफ का संगठन 3 अपने आयाम को लेकर चला, जिसके 3 मूल सिद्धांत थे कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजिटेशनल। अब ये तीनों चीज़ों को जब आप लेकर के चलते हैं, चूंकि ये संगठन सोशल संगठन है, तो राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति के लिए काम करता है। अब आप कहेंगे कि राजनीति जब नहीं करता तो राजनीति के लिए काम क्यों करता है? ये राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए, आपके हक और हकूक़ को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए
जागरूक करने का काम करता है। और जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप आंदोलन भी करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी जाते हैं और संविधान प्रदत्त संसदीय प्रणाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इस देश की व्यवस्था में अपना योगदान देते हुए देश का विकास भी करते हैं। दूसरे क्षेत्र में हम कहें कि वर्तमान समय में बाबा साहब के नाम पर लगभग 60,000 संगठन इस पूरे देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो मोहल्ले लेवल के हों या नगर लेवल के हों या ग्रामीण लेवल के हों या जिला लेवल के हों या प्रांत लेवल के हों। इनकी अपनी अपनी सीमित एरिया है, अपनी अपनी बाध्यता है। इन्हीं संगठनों के बदौलत जागरूकता समाज में फैल रही है। ये संगठन निश्चित रूप से जितने ज़्यादा होंगे और ईमानदारी से अगर सामाजिक कार्य करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक संगठन जो हमारे हैं उनकी एक सीमित संख्या होनी चाहिए। वर्तमान में हम जिसका उल्लेख करते हैं कि सन 1925 में एक संगठन बना और उस संगठन ने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसका लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। लेकिन वो समाज जिसने 1925 में संगठन को बनाया और 100 साल तक, लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, अपनी गतिविधियों को समाज में फैलाता रहा और आज लगभग 90 साल के बाद पूर्ण रूप से वो सत्ता में है। और आपने जिस संगठन का निर्माण किया वामसेव का, उस सन 78 में आप मुखर होकर सामने आए और सन 93 में भी आपने सत्ता का स्वाद चख लिया। इसका मतलब आपका कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ा और तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन जो दिख रहा है वो वामसेव की बदौलत है। लोग बड़ी चर्चा इस बात की भी करते हैं कि वामसेव का विभाजन लगभग 25-30 खंडों में हो गया। यह विभाजन को आप किस रूप में देखते हैं? वामसेव का जब रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन का नंबर है S17809। जितने भी वामसेव आपको इस भारतवर्ष की भूमि पर दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे S17809 के अधीन, 17809 के अधीन वामसेव का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उसकी क्रिया, उसका आगे बढ़ने का जो रास्ता, नियमावली जो बनी है, उसी के आधार पर यह वामसेव के संगठन काम कर रहे हैं, जिसे हम टुकड़ों टुकड़ों में कहते हैं। ये टुकड़ों टुकड़ों में न होकर ये अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई अगर महाराष्ट्र में कर रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ में कर रहा है, कोई अगर बिहार में कर रहा है तो कोई दिल्ली में कर रहा है, तो कोई यूपी में कर रहा है, तो कोई हरियाणा में कर रहा है। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नंबर सबका एक है। इसका मतलब इसका खंडन नहीं हुआ, काम करने के लिए अलग अलग हुए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति इस पूरे देश में काम नहीं कर सकता। इस बहुजन समाज के काम के लिए पूरा भारतवर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो सीमाओं के अंदर है वो काम करता है। तो निश्चित रूप से इसमें संगठन में लोगों की बड़ी आवश्यकता है और उसी रूप में हमें इसे लेना चाहिए कि ये खंड खंड न होकर के इन्होंने इस संगठन को बहुत विस्तार दिया। सामाजिक संगठनों का निर्माण तो बड़ी संख्या में होना चाहिए, हो रहे हैं, कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन राजनीतिक संगठन जो बन रहे हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। जिस
1925 के संगठन को आप बात रखते हैं, उस संगठन का सन 77 के पहले जनसंघ थी और वो जनसंघ पे काम करते थे। भले ही उनके 1-2 मेंबर सांसद आते हों, लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया उसमें उन्होंने अपने आप को विलय किया और किन्हीं कारणों से 81 में वो अलग हुए और भाजपा का निर्माण हुआ। उनके अगेंस्ट कोई और नहीं है। उनके वोटर जो भी है, जो 15 और 85 के कंसेप्ट की हम बात करते हैं, उस 15 में किसी ने सेंध नहीं लगाई। वो 15 उनके निश्चित हैं और अगर 15 या 20-25% और जोड़ लिया तो वो सत्ता में हासिल हो जाते हैं, सत्ता हासिल कर लेते हैं। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में, राजनीतिक परिदृश्य में हमें ये चाहिए कि राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जैसे कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक संगठनों का निर्माण करके ये व्यक्तिवाद को लोग बढ़ावा देते हैं और इसी व्यक्तिवाद में अपना बचाव देखते हैं और जिस मनोवाद के खिलाफ हम खड़े होते हैं उसे कहीं न कहीं सहारा मिलता है, क्योंकि हमारे विभाजन में उनकी सफलता है, हमारे टुकड़े टुकड़े होने में उनकी सफलता है। तो ये टुकड़े टुकड़े होने में जब उनकी सफलता है तो टुकड़े टुकड़े हम न हों, इसमें हमें अपनी सफलता की देखने की साथियों ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को हम देख ले गए, इस चीज़ को अगर हम समझ गए तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम राजनीतिक सत्ता भी हमारी होगी, विपक्ष भी हमारा होगा और इस देश में जो हमारे महान संतों ने, महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले और अन्य उनके साथ साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संकल्पना थी वो भी साकार होगी और हम एक नए जीवन में जो सन 47 के पहले था उसको हमने छोड़ दिया सन 1950 को, उसको कारगर साबित करने के लिए मित्रों हमें आगे आना होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।